हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा था नेशनल इनकम, उस नेशनल इनकम की क्लास नंबर 9 का। पीछे की क्लास में, क्लास नंबर 8 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालेंगे और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो डोमेस्टिक इनकम हम लोग निकालते हैं, वो डोमेस्टिक इनकम क्यों निकालते हैं या कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं हमारे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जीडीपी मैं आप सभी को बता चुका हूं पहले भी। जीडीपी का फॉर्मूला जो फुल फॉर्म होता है जीडीपी का, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी रिफर्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मींस कि हमारी कंट्री के अंदर हमने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उन सारे गुड्स की जो मार्केट वैल्यू होती है, वो मार्केट वैल्यू मेरी क्या कहलाती है? जीडीपी। यानी कि टोटल जितना भी हमने अपने गुड्स का प्रोडक्शन किया है हमारी इकोनॉमी में, वो मेरा क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। अब सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द जीडीपी एट द करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब क्या होगा कि मार्केट में उस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा उस क्वांटिटी का या उस कमोडिटी का या उस गुड्स का, किसी भी गुड्स या कमोडिटी या स्टॉक का उस टाइम पे मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, वो रेट या वो प्राइस मेरा कहलाता है जीडीपी एट द करेंट प्राइस या फिर नॉमिनल जीडीपी। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज Q इंटू पी। Q रिफर्स टू द क्वांटिटी एंड P रिफर्स टू द प्राइस। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? क्वांटिटी इंटू प्राइस, और हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल आएगा। सेकेंड मेथड हमारा क्या होता है, जो हमारा जनरली आपको 12th में यूज करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये वाला तरीका तो नहीं दिया जाएगा करने के लिए, आप 12th स्टैंडर्ड में है। तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है और जो मोस्टली आपसे पूछा जाएगा, वो हमारा क्या है? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। जीडीपी एट द करेंट प्राइस, यानी प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो भी प्राइसेस चल रहे होंगे, वो मेरा नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। अब बात करते हैं रियल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। यानी कि मेरी जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे चली आ रही है, मतलब कांस्टेंट का मतलब इसको हम कह सकते हैं जो बहुत टाइम से वही स्टैग्नेंट पोजीशन पे, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। कभी 1 रुपए बढ़ा, फिर 50 पैसे कम हो गया, फिर 70 पैसे बढ़ा, 40 पैसे कम हो गया, फिर 80 पैसे बढ़ा, 30 पैसे कम हो गया, फिर 70 पैसे कम हुआ, 10 पैसे बढ़ गया। तो जो कांस्टेंट मतलब नॉर्मल से चेंजेस जो आ रहे हैं, बट हमारा रेट जो है वो कांस्टेंट उसी प्राइस पे चल रहा है, वो मेरा कहलाता है रियल जीडीपी, या फिर इसको क्या कहते हैं? जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो रियल जीडीपी समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कांस्टेंट प्राइस होते हैं जीडीपी के, वो मेरे क्या कहलाते हैं? रियल जीडीपी। नाउ व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि यहां पे हम लोग अपने एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ वीक, ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब हमारे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें गिवन होता है, या टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन का जो हम लोग एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं, वो एवरेज प्राइस मेरा क्या कहलाता है? प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स एक छोटी सी चीज है कि हमारे इट इज द एवरेज बिटवीन द टू डिफरेंट प्राइसेस, या हमारे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट के बीच का जो एवरेज होता है, वो एवरेज प्राइस मेरा क्या कहलाता है? प्राइस इंडेक्स। एंड 100 ये आपकी टोटल फिगर होती है, तो ये आपकी एज इट इज ही रहने वाली है। तो नॉर्मल आपका नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू द रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। यही अगर हमें निकालना हो रियल जीडीपी, तो सिंपल, ये प्लेस खाली इंटरचेंज हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला एज इट इज आपको लिख देना है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब सबसे जरूरी बात, हमारा जो ये नॉमिनल जीडीपी होता है, ये हमारे करंट प्राइस पे चलता है, जो पर्टिकुलरली हमारी मार्केट में चल रहा है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है, वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी का जो इस्तेमाल होता है, वो जनरली हम लोग अपने प्राइस चेंजेस, जो इंक्रीमेंट इन प्राइस हो रहा है, जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, उसको शो करने के लिए हम लोग नॉमिनल जीडीपी शो करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का यूज कहां पे आता है?
नॉमिनल जीडीपी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमारे प्राइस के चेंजेस शो करने में, कि हमारे जो प्राइस है उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने परसेंटेज पे आ रहे हैं या कितने गैप में चेंजेस आ रहे हैं। उन गैप, उन रेशियो, उन परसेंटेज को शो करने के लिए जिस जीडीपी का हम इस्तेमाल करते हैं वो मेरी कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। नाउ रियल जीडीपी हमारी कांस्टेंट चली आ रही है, जो नॉर्मल हमारा चल रहा है। तो जो रियल जीडीपी होती है वो हमारे इस्तेमाल मेजर किस लिए की जाती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। रियल जीडीपी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, या नॉमिनल जीडीपी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी से हम सोशल वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द पीपल मेजर नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी हमारे सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। रियल जीडीपी हमारे सोशल वेलफेयर को मेजर कर सकती है। इसी वजह से जो हमारी रियल जीडीपी होती है वो सोशल वेलफेयर को मेजर कर सकती है, उसको मतलब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। इसीलिए हम रियल जीडीपी को बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडेक्स कहते हैं कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी सोशल वेलफेयर मेजर कर सकती है, नॉमिनल जीडीपी सोशल वेलफेयर मेजर नहीं कर सकती है। इसी वजह से रियल जीडीपी को हम लोग बेटर इंडेक्स ग्रोथ या बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह से भी ट्रीट करते हैं। ठीक बात। अब नेक्स्ट मेरा आता है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके करंट प्राइस और आपके बेस प्राइस या करंट प्राइस और आपके जो प्रीवियस प्राइस है उनमें डिफरेंस आ जाता है, कि हमारी जो पिछले साल का प्राइस था वो 12 रुपए था, इस साल का जो प्राइस आया वो 8 रुपए आया या 15 रुपए आया या कोई भी प्राइसेस आए, चेंजेस शो हुए। तो हमारे जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस होता है या जो रेशियो होता है, तो द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज नोन एज द जीडीपी डिफ्लेटर। The ratio, the difference, the deviation between the real GDP and the nominal GDP is known as the GDP deflator. GDP deflator क्या है, हमारे नॉमिनल और रियल के बीच का जो डिफरेंस है या जो रेशियो है, जिस रेशियो में हमारे चेंजेस शो हुए हैं, वो रेशियो मेरा क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। स्टूडेंट्स, कई सारी बुक में आपको इसका एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वीडियोस में कुछ और था और बुक में कुछ और निकल के आया। जो बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट द करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। जीडीपी एट द करंट प्राइस क्यों बोला गया, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी को ही हम लोग जीडीपी एट द करंट प्राइस कहते हैं और रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। इसी वजह से जो बुक्स में आपको फॉर्मूले दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू द जीडीपी एट द करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस होता है, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस होता है। रियल जीडीपी वेलफेयर शो करता है, नॉमिनल जीडीपी वेलफेयर शो नहीं करता है। रियल जीडीपी बेटर इकोनॉमिक इंडेक्स होता है, वहीं जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो बेटर इकोनॉमिक इंडेक्स नहीं होता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब स्टूडेंट्स, इतने दिन से क्लास चल रही है तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या हमारी कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हमारी शो किससे करते हैं हम लोग, जीडीपी से। यानी जितना ज्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला है मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट करने के लिए। तो मेक इन इंडिया कैंपेन में क्या कहा उन्होंने, कि सारी चीजें इंडिया में बनाई जाए। इंडिया में बनाई जाएंगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो जीडीपी है वो कई बार हमारे वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसको देखने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आप जीडीपी से वेलफेयर को भी रिलेट कर सकते हो एंड वेलफेयर से जीडीपी को भी रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम जीडीपी से वेलफेयर की तरफ जाएं, जीडीपी से वेलफेयर की तरफ, जीडीपी ज्यादा होगा इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगा हम अपने आप लोगों के लिए सोशल वेलफेयर करना शुरू कर देंगे। जीडीपी ज्यादा इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा वेलफेयर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर हम इसको रिलेट कराएं सोशल वेलफेयर की तरफ से, सोशल वेलफेयर होगा तो लोगों की नीड्स फुलफिल होगी, नीड्स फुलफिल होगी तो उनकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी,
इनकम जनरेट होगी तो अपने आप आपकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जीडीपी और वेलफेयर के बीच में इंटर रिलेशन होता है, ये दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, या हमारी जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम कई बार उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, या उसको मेजर करने में हमसे थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, या उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो जीडीपी को मेजर करने में के लिए जब करते हैं तो बीच में जो जो रुकावटें आती हैं या बाउंडेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, वो लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर एंड इट्स लिमिटेशन। तो जीडीपी एंड वेलफेयर में सबसे पहली जो लिमिटेशन हमारी आती है वो आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है उस इनकम को गवर्नमेंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को बहुत ज्यादा दे दी और किसी को बहुत कम दे दी। तो जिसको ज्यादा दे दी है वो मिसयूज करेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करेगा, अननेसेसरी इस्तेमाल करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं जिसको कम दे दी है उसकी नीड फुलफिल नहीं होगी, उसकी वांट फुलफिल नहीं होगी, तो वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, तो वो मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिच सेक्शन से टैक्सेस लेती है और उन्हीं टैक्सेस का इस्तेमाल वो करती है गवर्नमेंट को, सॉरी आपके जो मिडिल क्लास सेक्शन है या जो पुअर सेक्शन है उनको सब्सिडीज देने में या उनको कंसेशनल रेट में चीजें ऑफर करने में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच सेक्शन जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे टैक्स के रूप में पैसा लेती है, पुअर सेक्शन जिनके पास पैसा कम है उनको वही टैक्स से जो कमाया हुआ पैसा है या जो वही रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को वो सोशल वेलफेयर में इस्तेमाल करती है। यानी कि रिच सेक्शन से पैसा आया, गवर्नमेंट ने होल्ड किया और उसको सोशल वेलफेयर में स्पेंड कर दिया। तो जब रिच सेक्शन से टैक्स आया तो उनकी इनकम कम हुई, पुअर सेक्शन को चीजें सस्ते रेट पे मिली तो उनकी सेविंग बढ़ी, यानी कि इनकम उनकी बढ़ गई, तो दोनों फिर से इक्वल लेवल में आ जाएंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार ऐसा करती है कि वो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो हमारी क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। हम लोग जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। कैलकुलेट कैसे नहीं कर पाते हैं, अभी मैंने आपसे बोला कि हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा जीडीपी को बढ़ाएगा, सही बात। लेकिन हमारे जीडीपी में सिर्फ वही चीजें ऐड ऑन की जाती है या सिर्फ वही चीजें कंसीडर की जाती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर इनकम जनरेशन के लिए या फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहां पे अगर आप कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में किसी भी तरह का डिफेंस गुड्स बनाते हैं, डिफेंस गुड्स का मतलब क्या हो गया, आपने एटम बम बनाया, आपने राइफल बनाई, आपने बुलेट्स बनाए, आपने कोई किसी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स आपने बनाए, तो वो डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी भी तरह से आपको इनकम जनरेट करके नहीं देंगे। जब वो इनकम जनरेट करके नहीं देंगे तो यानी कि वो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेशन में हम लोग अपने डिफेंस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो नहीं काउंट करते हैं, बट प्रोड्यूस तो हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे जीडीपी में कई बार जो चेंजेस हैं या जो डेविएशन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या हो गया, जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप किसी भी तरह के ऐसे गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे जो फर्दर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं या जिनको बनाने से हमें फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, जैसे कि मेरे डिफेंस प्रोडक्ट। डिफेंस प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारी राइफल्स हो गई, हमारी गन्स हो गई, बम हो गए, बुलेट्स हो गए, ये सारे हमारे डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। सबसे पहले यहां जान लेते हैं मॉनेटरी का मतलब क्या होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम लोग मनी टर्म्स में करते हैं, यानी मैंने ये मार्कर खरीदा और इस मार्कर के बदले में मैंने आपको पैसे दे दिए, तो मनी टर्म इस्तेमाल हुआ, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क किया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे मनी टर्म से रिलेटेड होते हैं या मनी टर्म में कंसीडर किए जाते हैं वो मेरे कहलाते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। यहां पे बात हो रही है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब ऐसे एक्सचेंज जिनमें पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब सामान तो मिल गया लेकिन पैसे नहीं दिए। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा सामान होता है भैया कि आपने सामान ले लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहे, होता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे कि पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते थे, गेहूं लिया बदले में चावल दे दिया, शूज लिए बदले में शर्ट दे दी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। तो जब भी हमारी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम परफॉर्म होगा, यानी एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स परफॉर्म किए जाएंगे, उस केस में हमारा जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, हमने कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी है। जैसे
मैंने ये मार्कर था, मैंने किसी को मार्कर दिया, बदले में उससे मैंने शर्ट ले ली, मार्कर उसको दे दिया, शर्ट मैंने ले ली, कोई इनकम हुई? नहीं हुई। कुछ प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ हम दोनों की नीड्स जो थी वो फुलफिल हो गई हैं। तो जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी कैलकुलेट करने में आप कभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, या ऐसे ट्रांजेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। थर्ड आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज हमारा कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि आपकी सोसाइटी में या आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी में कोई भी ऐसी चीज होना जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, आपका कोई हाथ नहीं है, बट फिर भी उसका फायदा या नुकसान आपको मिलेगा। जैसे आपका कहीं घर है, घर के जस्ट सामने आपका एक गवर्नमेंट ने, जो आपके गवर्नमेंट थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वहां की जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने आपके घर के सामने एक बहुत ही सुंदर सा पार्क बनवा दिया। तो जब वो पार्क बन गया है तो उससे क्या होगा, आपके घर की जो एक लाइफ थी या ब्यूटी थी वो बढ़ गई, तो उसका बेनिफिट आपकी घर की कॉस्ट पे पड़ेगा। जो आपके घर की वैल्यू अभी 10 लाख थी, पार्क बनने से वही वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 12 लाख, 14 लाख, 13 लाख, वट एवर द इट इज अमाउंट। तो वहां पे आपने तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आपने तो कोई मदद नहीं करी, वो काम किसने किया? गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिला। ठीक है। वहीं आपका घर कहीं ऐसी जगह पे है जहां मतलब आपका घर एकदम मेन हाईवे पे है। जब आपका घर एकदम मेन हाईवे पे है तो उससे क्या होगा, आए दिन वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आए दिन वहां से ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल निकल रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल पास ऑन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा आपका नॉइस क्रिएट होगा, तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, उस वजह से उस जगह की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या मतलब है एक्सटर्नलिटीज का? क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बट फिर भी आपको उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपको सफर करने पड़ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज हमारी वो एक्टिविटी जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बट फिर भी हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स यूज करने होते हैं, वो मेरा कहलाता है एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, समझ में आ गया? आज के टॉपिक में उन्होंने क्या क्या पढ़ा? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एंड द लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फॉर्मुलेज नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी।